Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to Structure Analysis Essential Lecture 32. कंटिन्यूस बीम है। इस लेक्चर में कंटिन्यूस बीम को हम डिस्कस करेंगे, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड को यूज़ करेंगे। लेकिन इसमें हम करेंगे, इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था उस एक यानी सिंगल सपोर्ट सेटलमेंट का था। ये थोड़ा सा मल्टी सपोर्ट यानी एक से ज़्यादा अगर आपके पास सपोर्ट सेटलमेंट हो तो इसमें जो एहतियात या जो चीज़ सीखने वाली है वो आपने ये नहीं करना कि जो सेटलमेंट गिवन है वही यूज़ करनी है, बल्कि आपने रिलेटिव सेटलमेंट को यूज़ करना है। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं और फिर उनके साइन कन्वेंशंस क्या हैं, यानी उनको स्लोप डिफ्लेक्शन में कैसे डालना है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो हम इस में डिस्कस करेंगे। तो इसको हम मैनुअली भी सॉल्व करेंगे और ई टैब पे भी सॉल्व करेंगे। फिर ई टैब में आपने रिलेटिव तो नहीं देनी है, आपने तो जो गिवन होगी वही देनी होगी, रिलेटिव वो खुद ही कैलकुलेट करेगा। तो ये सारी चीज़ें हम जो है वो इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को समझें कि मतलब मैं इसको ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ जैसे हम इसको ई टैब पे आगे लेके जाएंगे। ठीक है, एक तो ये है कि हम इसको कह दें कि इसका ई आई कॉन्स्टेंट है, तो नहीं, मैं इसमें क्रॉस सेक्शन भी ले रहा हूँ, इसमें मैं मटेरियल डेटा भी ले रहा हूँ। ठीक है, और ये है, तो इसमें हमारे पास 3 स्पैन हैं, ए बी बी सी और सी डी। तमाम स्पैन को मैंने सिंपल 10 फीट रखा हुआ है। ठीक है, फॉर कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन आप लेंथ कुछ भी ले सकते हैं, इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, ये है सपोर्ट बी इज़ सेटल डाउन बाय 1 इंच, ये पहला वाला पॉइंट। ठीक है, 1 इंच सेटल डाउन कर गया। सपोर्ट सी इज़ सेटल डाउन बाय 0.5 इंच और सपोर्ट डी इज़ सेटल डाउन बाय 2 इंच। तो ये मैंने कुछ जानबूझ के इस किस्म की ली हैं क्योंकि इसमें कुछ है, तो वो आप आगे देखेंगे। क्रॉस सेक्शंस यानी हर बीम का, इन तमाम बीम का जो ई आई है वो कांस्टेंट है बेसिकली, लेकिन वैल्यू इसकी क्या है। ठीक है, एक कांस्टेंट से आपके मूवमेंट में फ़र्क नहीं आता, लेकिन वो रियल डिस्प्लेसमेंट्स नहीं आती। तो उस रियल डिस्प्लेसमेंट्स को निकालने के लिए, या जिसे आप रोटेशंस कहते हैं, ठीक है, रियल रोटेशंस निकालने के लिए हमें आल दो ई आई की वैल्यू चाहिए होती है, तो वो ये है। तो यहाँ से आप बी एच क्यू बाई 12 ये आई एक्स आ जाएगा। ठीक है, इफ़ दिस इज एन एक्स एक्सिस, ठीक है, इफ़ दिस इज एन एक्स एक्सिस, सो बी एच क्यू बाई 12 से ये आ जाएगा, क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट बेंडिंग होगी बीम की। मटीरियल ये है कि ये कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो 3000 psi है। उसकी मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी आप ऐसे निकाल सकते हैं 57000 एफ सी प्राइम अंडर द रूट, ये psi में आ जाएगा। इसको आपने किप पर फुट स्क्वायर में करना है, तो किप पर फुट स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी इस ई सी को आप 1000 से डिवाइड कर देंगे और इसी को फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 144 से। ठीक है, वो इंच स्क्वायर है तो उसको फुट स्क्वायर में आपने कन्वर्ट करना है, तो वो 1/12 ऊपर चला जाएगा, यानी 12 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 144। तो इससे ये वैल्यू है, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ई आई आ जाएगी। सही है, वो किप फिट स्क्वायर। किप फिट स्क्वायर में हमने इसलिए फाइंड आउट किया है क्योंकि आपकी लेंथ भी फिट में है, लोड जो है वो 2 किप पर फुट में है। इन डिस्प्लेसमेंट्स को भी अभी हम फुट में चेंज करेंगे, तो एक किप फुट का मूवमेंट आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप बाद में किप इंच में कन्वर्ट कर सकते हैं 12 से। यूज़ हम डिज़ाइन में वैसे किप इंच को करते हैं क्योंकि हम वो स्टील, एरिया ऑफ स्टील जो है ना वो इंच में निकालते हैं, इंच स्क्वायर में। ठीक है, अच्छा ये है, अब ये देखिए, ये आपकी एक डिफ्लेक्टेड शेप डायग्राम बन गई, ये जो डॉटेड लाइंस आपको नज़र आ रही हैं। अब ए बी के लिए देखें, आपके पास मूवमेंट्स की इक्वेशंस आएंगी। ठीक है, वो मैं अगर आपको जर्नली इक्वेशंस बता दूं कि कोई भी m जो होगा, एम ए बी कर लें, दैट इज़ इक्वल टू 2 EI/L इंटू 2θ A प्लस θB माइनस 3 डेल्टा/L। ये डेल्टा/L बेसिकली इसको साई कहते हैं, जो कि ये वाला एंगल होता है, ये वाला एंगल। ठीक है, यानी डेल्टा/L दिस इज़ अ स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, साई इसको कहते हैं, बाज़ बुक्स में इसको साई का नाम दिया गया है। तो अब हमने इसको इस डेल्टा को नेगेटिव लेना है या एक तो देखें ये इक्वेशन में आपके पास नेगेटिव है, ये तो अपनी जगह है, लेकिन इस डेल्टा की अपनी साइन कन्वेंशन है, वो क्या है। इस डेल्टा देखें, ये एक हमेशा याद रखें, अब
ये एम ए भी है, इस तरह एम बी ए भी आएगा, उसमें भी ये डेल्टा यूज़ होगा, यानी ए बी का ही डेल्टा यूज़ होगा। तो एक तो याद रखें कि डेल्टा ए बी और बी ए, यानी एम ए बी और एम बी ए में आप जो डेल्टा यूज़ करेंगे वो एक ही यूज़ करेंगे। एक तो पहली बात ये कंफर्म हो गई। अब वो डेल्टा प्लस यूज़ करेंगे या माइनस, वो डेल्टा आप किस चीज़ के, वो डाउनवर्ड या अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट की वजह से नहीं आप चूज़ करेंगे, बल्कि करेंगे कि इस डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट की वजह से ये मेंबर जो ओरिजिनल पोजीशन इसकी ये थी, अब ये हो गई है सेटलमेंट के बाद, तो इससे जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, बस ये एक साइन कन्वेंशन है। तो इसकी जो रोटेशन है दैट इज़ क्लॉकवाइज रोटेशन ए बी की। तो इसमें जो डेल्टा ए बी और बी ए है, एक तो वो नेगेटिव होगा और दूसरा वो रिलेटिव होगा। अब चूंकि ए सपोर्ट सेटल नहीं किया हुआ, तो 1 माइनस ज़ीरो ज़ीरो आ, यानी 1 इंच माइनस ज़ीरो तो 1 इंच ही आ जाएगा। तो इस ये हम 1 इंच लेंगे। लेट सपोज अगर यहाँ पे ये कोई 0.5 इंच ये भी सेटल हुआ होता, तो फिर आप ए बी के लिए वो लेते, यानी 0.5 इंच लेते, यानी 1 में से 0.5 को माइनस कर देते तो 0.5 इंच लेते। ठीक है। तो असल जो स्ट्रेसेस या शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट क्रिएट होती हैं स्ट्रक्चर में, वो रिलेटिव की वजह से, ये नहीं है कि सपोर्ट सेटलमेंट। लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर ये सारे सपोर्ट इन केस ये ए बी सी डी सारे सपोर्ट 1 इंच सेटल डाउन कर जाएं बैक वक्त एक टाइम पे 100% 1 इंच एग्जैक्ट ये सेटल कर, जो कि नॉर्मली केस नहीं होते ऐसे रियल लाइफ में, क्योंकि इस जगह की सॉइल की प्रॉपर्टी अलग होगी, इसकी अलग होगी, ऐसे हो नहीं सकता। लेकिन एक आइडियली अगर हम इसको कह दें कि अगर ये सारे सपोर्ट सेटल कर जाएं, तो एज ए स्ट्रक्चर इंजीनियर ये प्रॉब्लम आपके लिए कोई इंटरेस्ट का नहीं है क्योंकि उसकी बॉडी की जो मोशन है वो बेसिकली रिजिड बॉडी मोशन है। हाँ, आल दो कि किसी बिल्डिंग में अगर इस किस्म की मतलब जो सेटलमेंट हो गई तो उससे नुकसान तो होगा, वो आपके नॉन स्ट्रक्चर एलिमेंट्स, यानी कोई पाइप्स वगैरह गए हुए हैं, जो वॉशरूम्स के पाइप्स हैं या टाइल्स हैं, मार्बल्स हैं, यानी नॉन स्ट्रक्चर एलिमेंट्स, वो डैमेज तो होंगे, डेफिनेटली वो डैमेज होंगे। आप जो फ्लोर है उसको भी फिर दोबारा सही करेंगे, जो भी है, ठीक है। लेकिन एज ए स्ट्रक्चर उसमें कोई इशू नहीं होगा। हाँ, आपकी हाइट कम हो जाएगी स्ट्रक्चर की, मतलब एक सर्विसिबिलिटीज़ इश्यूज आपको आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन डिज़ाइन वाइज उसको कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं है आइडियली, जो कि पॉसिबल नहीं। इसलिए हम रिलेटिव सेटलमेंट, प्रॉब्लम होती है रिलेटिव, कि एक अपनी जगह पे है दूसरा बैठ जाए, या दूसरी थोड़ा बैठ जाए तीसरा ज़्यादा बैठ जाए, या वो अपनी जगह पे रहे। तो ये जो रिलेटिव सेटलमेंट है ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब बी सी के दरमियान क्या है रिलेटिव सेटलमेंट, ये 1 इंच है, ये 0.5 इंच है। तो ये हमें पता है कि हम एम बी सी और एम सी बी में यूज़ तो एक ही डेल्टा करेंगे और वो रिलेटिव करेंगे, और वो प्लस 0.5 करेंगे। प्लस क्यों? क्योंकि इसकी ओरिजिनल पोजीशन तो ये है। अब ओरिजिनल पोजीशन से ये बेसिकली काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट है इसकी, तो काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट को आपने लेना है पॉजिटिव, यानी काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट की जो साइन कन्वेंशन है उसका रिलेटिव जो डेल्टा होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। और इस तरह सी डी के बीच में जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है वो 2 इंच, यानी 2 इंच माइनस 0.5, सो दैट इज इक्वल टू 1.5 इंच, ठीक है। सो माइनस 1.5, क्योंकि इसकी भी रोटेशन क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास जो है वो आ जाएगी। इसको आप फुट में कन्वर्ट कर दें, यानी सबको 12 पे डिवाइड कर दें तो ये फुट में आ जाएगा आपके पास, ठीक है, सेटलमेंट। क्योंकि हमारे पास लेंथ, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सब कुछ फुट में है, तो वो आप फुट में ले लें। स्टेप नंबर फर्स्ट, डी के फाइंड आउट करना है। अब ये बकाया जो है वो वही पुरानी कहानी है, ठीक है। डी के आपके पास 4 डिग्री है, सारी रोटेशन थीटा ए, थीटा बी, थीटा सी और थीटा डी, दीज आर द अननोन डिस्प्लेसमेंट्स या डिग्री ऑफ फ्रीडम्स, ठीक। वही जॉइंट को आइसोलेट करेंगे और मेंबर एंड पर काउंटर क्लॉकवाइज को अप्लाई करेंगे। मेंबर एंड कौन से हैं? ये वाइट एंड जो है, तो ये वाइट एंड वाले ये तमाम सारे आपको नज़र आ रहे हैं, ये हमारे काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट हैं, ठीक है। और ये हमारी बेसिकली एज्यूम डायरेक्शन है,
एज्यूम डायरेक्शन, क्योंकि इस जॉइंट पर ये मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। ये हमें पता है ना कि समीशन ऑफ मूवमेंट एट जॉइंट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये तो दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, तो ये एक जॉइंट बेसिकली अनबैलेंस है। ये हम इसमें या तो इस मूवमेंट की डायरेक्शन चेंज होगी या इसकी होगी, या ये ऐसे होगा या ये ऐसे हो, ठीक है। यानी किसी जॉइंट पर जो मूवमेंट होगा वो या ऐसे होगा, दिस इज बेसिकली ए पॉजिटिव मूवमेंट जॉइंट पर, और ये जो होगा दिस इज द नेगेटिव, या दोनों ऐसे होंगे या दोनों ऊपर होंगे, ठीक है। तो ये हमारी जो है वो फिलहाल एज्यूम डायरेक्शंस हैं। अब हम जाते हैं और इस जॉइंट पर भी होगा, वो भी कोई ना कोई डायरेक्शन जो है वो चेंज होगी। और ये हमें वैसे पता है कि एम ए बी जो है वो ज़ीरो होगा, क्योंकि हिंज इज़ ए फार एंड, ठीक है, या नियर एंड आप इसको कह लें, फार एंड जो है वो, यानी एक्सट्रीम लेफ्ट या एक्सट्रीम राइट एंड अगर हिंज हो तो वो आपके पास ज़ीरोस के ऊपर मूवमेंट्स होंगे। तो ये हमें ऑलरेडी पता है कि एम ए बी और एम डी सी ज़ीरो, ठीक है, और ये जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन में डिस्कस करते हैं। अब आपने हर मेंबर के लिए स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये इक्वेशन देखें, एम ए बी के लिए 2ei/10 इंटू 2 थीटा ए प्लस थीटा बी माइनस 3 डेल्टा। अब देखें ए बी के लिए जो डेल्टा है वो हमने क्या निकाला है, ए बी के लिए 0.083 और वो भी माइनस, ठीक है। तो इसलिए एक तो इक्वेशन का माइनस है, एक ये माइनस हो जाएगा, तो ये बेसिकली प्लस हो जाएंगे, ठीक है, 0.083/10। इस तरह एम बी ए के लिए भी आपने वही डेल्टा यूज़ करना है जो आप एम ए बी के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब एम बी सी के लिए कौन सा डेल्टा यूज़ करेंगे, ये देखें, एम बी सी के लिए 0.042 लेकिन प्लस के साथ, तो ये प्लस के साथ आपने ये यूज़ कर लिया है, ठीक है। और ये फिक्स्ड एंड मूवमेंट है, क्योंकि हमारे पास बी सी के ऊपर यू डी एल है, सी डी के भी है, ए बी के ऊपर नहीं है, इसलिए ए बी के हमने फिक्स्ड एंड मूवमेंट जो हैं उनको ज़ीरो रखा हुआ है, ठीक है, जबकि इसके हैं। तो फिक्स्ड एंड मूवमेंट आपको पता है, अगर यू डी एल हो तो क्या होंगे ये वाले, WL²/12। तो हम काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज नेगेटिव लेते हैं, ठीक है, और ये पॉजिटिव, तो एक के साथ पॉजिटिव एक के साथ ये, तो आपके पास जो है वो 2 इंटू 10³ 10²/12, तो इससे 16 पॉइंट ये आ जाएगा, ठीक है। इस तरह एम बी सी के लिए भी इक्वेशन आप लिख देंगे, और एम सी डी के लिए, तो सी डी के लिए जो है वो, सी डी के लिए रिलेटिव सेटलमेंट है वो 1.5 है, यानी 0.125 फीट, और माइनस के साथ है, तो ये माइनस के साथ आप लिख देंगे। एक सी डी की ये है और डी सी की ये इक्वेशन है, ठीक है, तो इसमें आप ये लिख देंगे। इसके साथ भी फिक्स्ड एंड मूवमेंट है, एक प्लस एक माइनस, तो ये आपने लिख लिया है। अब आपने करना है जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, ठीक है, जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। तो पहले जॉइंट ए के लिए लगाएं, यानी ये जो आपके पास जॉइंट है, इस दायरे के अंदर, इस सर्कल के अंदर जो भी मूवमेंट आ रहे हैं उन मूवमेंट का समीशन ज़ीरो है, तो इसके अंदर एक ही मूवमेंट आ रहा है एंड दैट इज़ एम ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो। देखिए मैं आपको कह रहा हूँ आपने जॉइंट पे मूवमेंट लगाना है, ठीक है। तो जॉइंट एंड जो हैं ये रेड हैं, ये वाइट एंड जो है दिस इज द मेंबर एंड, ये रेड जो हैं दिस आर द जॉइंट एंड। तो जॉइंट को आपने सिर्फ सर्कल करना है, ठीक है। अब इसके अंदर कितने मूवमेंट आ रहे हैं, एम बी ए और एम बी सी, तो एम बी ए और एम बी सी का ज़ीरो है। इसके अंदर ये दोनों मूवमेंट आ रहे हैं, ठीक है, ये जॉइंट सी पे है, और जॉइंट डी पे वही है कि एम डी सी इज इक्वल टू, तो ये चार हैं। अब अगर एम ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो है, इसका मतलब है कि इस एम ए बी की ये वाली जो राइट हैंड साइड है दिस इज इक्वल टू ज़ीरो, तो इससे एक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है, और वो ये इस किस्म की इक्वेशन बन जाएंगी। यानी अगर आपको मैं पहली इक्वेशन दिखाऊँ ये 4/10 और 2/10 की, तो ये देखें, ये 2 2 4/10 और 2b/10, ठीक है, यानी
थीटा। ई आई हमने इसके साथ बायर लिखा हुआ है, ठीक है, वो कांस्टेंट है, और थीटा ए ऊपर लिखा हुआ है, ठीक। और बकाया ये जो कांस्टेंट आ रहा है -93 पॉइंट समथिंग, तो वो ये आ रहा है। इन दोनों को देखें आप, दोनों प्लस हो रहे हैं, तो इक्वेशन के इस साइड पे प्लस हैं, जब इक्वेशन के उस साइड पे जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे। बाकी आप कैलकुलेशन कर लें, ठीक है, वो आपको आता है -93.2। अच्छा, इस तरह इक्वेशन को इस मैट्रिक्स फॉर्म में लाजमी लिखिए। यहाँ से आपको क्वेश्चन का पता लग जाएगा कि ठीक जा रहा हूँ कि गलत जा रहा हूँ। यानी एक तो है कि बस आप इक्वेशन को इक्वेशन फॉर्म में लिखें, एक इक्वेशन यहाँ पे लिखी, फिर बीच में कुछ कैलकुलेशन है, फिर दूसरी इक्वेशन यहाँ लिखी, फिर कैलकुलेशन है, तो इसको एक जगह पे कम्पैक्ट की फॉर्म में लिख दें आप, ठीक है, और मैट्रिक्स में इसको डाल दें। ये आपको क्या बताएगा? एक तो ये कि ये डायगोनल एलिमेंट हमेशा पॉजिटिव होंगे, समझ आ गई, ये पॉजिटिव हैं। दूसरा ये कि ये ऑफ डायगोनल एलिमेंट, यानी दिस इज इक्वल टू दिस। अगर ये मैट्रिक्स आपका ठीक है तो इस इक्वेशन से जो आने वाले थीटा ए हैं, बी हैं, सी हैं, डी हैं, वो ठीक होंगे, ठीक है। अगर आपका ये मैट्रिक्स ही गलत है तो बस। सो दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टिफनेस मैट्रिक्स, ये इस चीज़ के बराबर है, ठीक है। यानी बेसिकली दिस इज़ K11, ये K12 है, दिस इज़ K21। तो 1 2 और 2 1 ये बीटीज़ लॉ है या मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम, वो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी की फॉर्म में आप उसको स्टिफनेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये इसके बराबर होगा। अब देखिए, ये इसके होगा और ये इसका, और ये 2/10, तो ये आपस में इक्वल होंगे, ठीक है, ये वाले इस तरह, ये सारी चीज़ें जो हैं इस तरह, ये वाला, तो ये आपका एक स्टिफनेस का बन गया, ठीक है। सो दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स, दिस इज़ द स्टिफनेस, दिस इज़ द जॉइंट मैट्रिक्स और फोर्स मैट्रिक्स। सो F इज इक्वल टू KU। तो जैसे ही आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, इस मैट्रिक्स फॉर्म को सॉल्व करेंगे, तो आपके पास ये जो है वो अननोन डिस्प्लेसमेंट्स आ जाएंगी। अब इस अननोन डिस्प्लेसमेंट्स को आपने वापस स्टेप नंबर 2 में जो आपने इक्वेशंस लिखी थी, मेंबर एंड इक्वेशन, उसमें डालें, तो आपके पास ये मेंबर एंड इक्वेशंस आ जाएंगी। वो कौन सी हैं, कौन सा है स्टेप नंबर 2? ये इक्वेशन जो लिखी है, देखें, अब आपके पास थीटा ए बी सी डी सारे हैं, इसमें डालें, और ये मेंबर एंड मूवमेंट को जो है वो एम ए बी, एम बी ए, एम सी बी, इन सब को आप फाइंड आउट कर लें, तो ये आ जाएगा। अब आप इन इक्वेशंस को थोड़ा सा गौर करें और इसको स्टेप 3 के साथ। तो पहले मैंने आपको क्या कहा कि सबसे पहले आपने यहाँ पे इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देना है। अगर ये ठीक है तो आपका क्वेश्चन ठीक जा रहा है, ठीक है। वो एक अलग इशू है कि ये कोफिशिएंट ही आपने गलत ऐड किए हों, ठीक है। तो बहरहाल ये चीज़ हो गई। फिर यहाँ पे आप आके मतलब रुक जाएंगे। अक्सर स्टूडेंट हैं मतलब ना इस जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशंस का मतलब लिख तो लेते हैं, सॉल्व भी कर लेते हैं, लेकिन पता नहीं होता कि बाद में ये जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को चेक भी करना है। यानी आपने कहा कि एम ए बी इज इक्वल टू 0, तो ये बात यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है कि एम ए बी, तो बेसिकली दिस इज़ योर फर्स्ट इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। अच्छा, यहाँ पे आपने कहा एम डी सी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4, तो ये है एम डी सी इज इक्वल टू, तो बेसिकली दिस इज इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 क्या है? बी ए और बी सी, यानी बी ए और बी सी, इन दोनों का समीशन आपने कहा है कि 0, सो दैट इज इक्वल टू बेसिकली इक्वेशन नंबर 2, तो दोनों का समीशन 0 है, ठीक है। फिर आपने तीसरी जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन की कि एम सी बी और सी डी, ठीक है, एम सी बी और सी डी, इन दोनों का जो समीशन है दैट इज इक्वल टू 0, तो दिस इज बेसिकली, तो ये वो इक्वेशंस हैं जो आपने लिखी थी, ठीक है। तो ये नहीं है कि बस आप इसको लिख के बस फिर भूल जाएं कि इसका फिर दोबारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो स्ट्रक्चर में आप जो बात करते हैं, जो स्टार्ट में आपने कहा, जिस फिनोमिना का आपको पता है, तो वही फिनोमिना रिफ्लेक्ट भी होना चाहिए आपके क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास आ गई। अब यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट करेंगे बेसिकली, हाँ ये ठीक है, एक स्लाइड है कि ये अब हमारी एज्यूम डायरेक्शन है। इसमें देखिए जो नेगेटिव आए थे वो मैंने
येलो से लिख दिए, बाकी जो पॉजिटिव हैं वो वाइट लिखे हुए हैं। तो एम बी सी और सी बी इनकी डायरेक्शंस को हमने चेंज करना है, यानी एम बी सी इसकी डायरेक्शंस, आपको मैंने बताया था ना इन दो में से किसी एक की डायरेक्शन चेंज होगी, और एम सी बी इसकी डायरेक्शन, इनको हमने चेंज करना है। ये हमारी एज्यूम डायरेक्शन है, बकाया ठीक है, ओके। एम ए बी आपको पता है ज़ीरो है, तो वो तो हम यहाँ से ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और एम डी सी ज़ीरो है, वो भी हम ख़त्म कर देंगे, बकाया ये रह गए हैं बस। ये नहीं, बेसिकली ये सिर्फ दो मूवमेंट्स हैं। जॉइंट के हवाले से ये दो मूवमेंट्स हैं, मेंबर के हवाले से ये चार मूवमेंट्स हैं, बेसिकली दो मूवमेंट्स हैं, ठीक है, मेंबर के हवाले से। तो ये ऐसे चार मूवमेंट्स नहीं हैं, यानी एक एम बी सी ए का है, एम बी सी का है, ठीक है, और इधर का है, और यहाँ पे है किसी जॉइंट पे। अब यहाँ पे आप देखें तो अब हमने क्या फाइंड आउट करना है स्टेप 4 में, मेंबर इन शेयर फोर्सेस और सपोर्ट रिएक्शन। तो इस कैलकुलेशन को आप थोड़ा सा गौर से देखें। देखें, आपने ये मेंबर उठाना है, इन जॉइंट के साथ अभी आपका कोई काम नहीं है, सिर्फ इस मेंबर को देखें। इस मेंबर के ऊपर सिर्फ एक अनबैलेंस मूवमेंट लगा है, दैट इज़ 43.31, ठीक है। इसके ऊपर कोई यूडीएल, कोई पॉइंट लोड नहीं है, इसलिए इसकी जो शेयर फोर्स है वो सिर्फ अनबैलेंस मूवमेंट से आएगी, ठीक है। और वो उसकी डायरेक्शन पहले आपने सेट करनी है और फिर वैल्यू लिखनी है। तो डायरेक्शन के लिहाज से तो ये देखें, ये 43 इसको ऐसे यानी काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो आपके ये जो शेयर फोर्स हैं, इन ये एक कपल बनाएगा और वो क्लॉकवाइज बनाएगा ताकि वो इसको बैलेंस कर सके, ठीक है। एक तो ये हो गया, एक तो डायरेक्शन आपने ये सेट कर दी। दूसरी वैल्यू, वैल्यू ये है कि जितना इस मेंबर के ऊपर अनबैलेंस मूवमेंट है और वो 43 पॉइंट, उसको आप एल पे डिवाइड कर दें 10 पे, तो 4.33 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया क्लियर, ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। ये रेड पे मैं बाद में आता हूँ कि इसको कैसे हमने, पहले हमने सिर्फ और सिर्फ मेंबर एंड देखने हैं। अब इस मेंबर के ऊपर यूडीएल भी है और अनबैलेंस मूवमेंट भी है। तो यूडीएल की वजह से देखें 10 इंटू 2 कितना आ गया, ऊपर से 20 आ रहा है, यानी ऊपर से एक लोड आ रहा है 20 का, ठीक है। अब इस 20 का हाफ इधर आएगा, क्योंकि इसको हमें सिंपली सपोर्ट एज्यूम करनी है। 10 इधर आएगा, 10 इधर आएगा, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा, बेसिकली दिस इज द शेयर फोर्स ड्यू टू डायरेक्ट लोडिंग या ड्यू टू लोड। लोड तो बेसिकली ये मूवमेंट भी है, या आप बेसिकली कह लें इसको कि रिएक्शन ड्यू टू दिस यूडीएल, ठीक। और ये 12.61 क्या है। अब देखें, इन दोनों मूवमेंट्स को अलजेब्रिकली ऐड करें, ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, तो इन दो ये कपल जो होगा ये बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज होगा। और वैल्यू इसकी क्या होगी, आपने इस वैल्यू और इस वैल्यू को ऐड कर देना है और उसको डिवाइडेड बाय 10। यहाँ पे हमने इसलिए एक मूवमेंट लिया था क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट था नहीं, वो बेसिकली हमने 43.31 प्लस ज़ीरो किया था, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको डायरेक्ट इस पे डिवाइड कर दिया, लेकिन इसके तो दोनों मेंबर एंड पे मूवमेंट है, तो इन दोनों को आपने प्लस कर देना है। अगर ये वाला इस साइड पे होता तो फिर आप इसका नेट मूवमेंट निकालते और वो डायरेक्शन भी उसके लिहाज से आप सेट करते। तो ये अब आ जाएगा 43.31 प्लस 82.75 डिवाइडेड बाई 10, ये आ जाएगा। ये 10 इंटू 2 वही 10 आ जाएगा, ठीक है। और इस तरह आपका ये 82.75, अब यहाँ पे भी ज़ीरो है तो ज़ीरो यही आ जाएगा डिवाइडेड बाई 10, तो 8.3, यस। हाँ, जब 82.75 को आप 10 से डिवाइड कर देंगे, सो दिस इज़ राउंड अबाउट 8.3। ये चीज़ें आ गई। अब ये तो मैंने वैसे क्लैरिटी के लिए की थी। यहाँ पे अगर आप अब देखें, ये 10 ऊपर है, ये 12.6 नीचे है, तो यहाँ पे जो नेट रिएक्शन आ रहा है वो बेसिकली 2.6 है। अब मैं इसको मिटा दूंगा और यहाँ पे इसको लिख देंगे 2.6, ये डायरेक्ट अब यहाँ पे आ गया है 2.6, ठीक है। यहाँ से हम इसको मिटा देंगे और ये 10 और 12.6 कितना आ जाएगा 22.6, और डायरेक्शन में कौन,
क्योंकि दोनों अपवर्ड हैं तो इसलिए दोनों हम लिख देंगे। सो 22.6 यहाँ पे जो लो लो शेयर फोर्स आ रहा है, बेसिकली दीज आर द मेंबर एंड, ये अभी वो रिएक्शन नहीं है, ठीक है, दिस इज द मेंबर एंड शेयर फोर्सेस। फिर हम इसको जॉइंट पे ट्रांसफ़र करेंगे ये रेड, और फिर सपोर्ट पे ट्रांसफ़र करेंगे। इस सपोर्ट पे ट्रांसफ़र करने के लिए हम समीशन ऑफ एफ वाई को लगाएंगे, ठीक है। तो ये है। अब यहाँ पे भी आपके पास ये 10 ऊपर है, 8.3, तो टोटल कितना आ रहा है, 18.3 आ रहा है। तो इसको भी हम यहाँ पे जो है वो लिख देंगे, यहाँ पे 18.3, ठीक है। और ये 10 माइनस 8.3, तो लेकिन 10 चूँकि ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे 1.7 आ जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ, ठीक है। अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ क्या आ जाएगा, 1.7, 1.7, ठीक है। इन दोनों को अब आप मिटा दें। अच्छा, ये जो सारी शेयर फोर्सेस आई हैं ना, बस यही आपकी मेंबर एंड शेयर फोर्सेस भी हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपने इसको, यानी यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे आप डाउनवर्ड कर ले, इसकी भी वैल्यू 4.33 है, ठीक है। और फिर आप यहाँ पे इस जॉइंट के ऊपर समीशन ऑफ एफ वाई को अप्लाई कर दें इज इक्वल टू 0। तो ये डाउनवर्ड है तो डेफिनेटली दिस विल बी अपवर्ड, और वो 4.3 आ जाएगा। अब ये 4.3 डाउनवर्ड है, यहाँ अपवर्ड हो जाएगा, यहाँ डाउनवर्ड है, अपवर्ड हो जाएगा। अब इसके ऊपर जब समीशन ऑफ एफ वाई अप्लाई करेंगे तो ये जो सपोर्ट है ये बेसिकली टेंशन में चले जाएगा, ठीक है। सपोर्ट के जो नॉर्मल रिएक्शन होते हैं, अगर ये अपवर्ड हो तो इसका मतलब है कि ये सपोर्ट कंप्रेशन में है, दिस इज इन कंप्रेशन। अगर सपोर्ट के जो रिएक्शन हो वो इस तरह डाउनवर्ड हो, ऐसे लगता है कि ये कंप्रेशन है और ये टेंशन है, लेकिन बेसिकली ये कॉलम के लिए, अगर ये सपोर्ट कॉलम हुआ तो उसके लिए ये जो है ये टेंशन है, ठीक है। तो ये इस तरह कुछ अपोजिट साइड होती है, ये अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड, तो दोनों डाउनवर्ड हैं तो नेट जो है वो ऊपर, मतलब ये भी कंप्रेशन, ये भी कंप्रेशन, ठीक है, 1.7। तो ये चीज़ आपके पास आ गई है। अब हमने इसको कंबाइन कर देना है और वो नेट रिएक्शन लिख लेने। अच्छा, अब ये नेट रिएक्शन कैसे आएंगे, देखें, 4.33 और 2.6, यानी यहाँ से भी सपोर्ट पे रिएक्शन आ रहा है, यहाँ पे भी, ठीक है। सो 6.93, और ये 22 और ये 18 को ऐड कर दें 40.9, और दिस इज़ 1.7। अब यहाँ पे हमने ये कर दिया है, अब हम इसकी जो है वो शेयर फोर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सो 4.33 यहाँ पे आप ऊपर आ जाएंगे, फिर क्योंकि यहाँ पे कोई लोड नहीं है तो आप स्ट्रेट आ जाएंगे। अब यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इसको 6.93 के से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे जाएं, यहाँ पे डायरेक्ट आपके पास वैल्यू है ये 2.6, ठीक है। आप यहाँ से भी अगर माइनस कर दें तो वो 2.6 ही आएगी, ठीक है। यानी इस 4.33 से आप अगर 6.93 को माइनस कर दें, ठीक है, तो वो डायरेक्ट आ जाएगी। लेकिन ये जो है ये बस हमारे पास वैल्यू। अब जब हम, ये डाउनवर्ड है, अब ये मज़ीद, और क्योंकि यहाँ ऊपर से और UDL आ रहा है तो ये मज़ीद डाउनवर्ड जाएगा। सो दिस इज़ 2.6, अब ये मज़ीद यहाँ पे आएगा, ठीक है। और उसकी वैल्यू या तो आप 10 × 2 इसके साथ 20 को ऐड कर दें, वो हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू आ रही है, देखें 22.6, ठीक है। या इस 2.6 के साथ आप क्या ऐड कर दें, 20 ऐड कर दें, ये वाला 10 × 20, तो ये 22.6 ये आ रहा है। तो बस हम यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। अब ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 40.9 है तो 22.6 से जब 40.9 तो ये 18.3 ही आएगा ना, 18.3। सो अच्छा, ये याद रखें दिस इज़ 1 डिग्री, वो ऐसे लग कर्व रहा है लेकिन बट दिस इज़ 1 डिग्री स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। दिस इज़ ए स्ट्रेट लाइन। ये अब आ गया 18.3, ठीक है। और फिर यहाँ पे आ जाएगा 18.3 से, फिर ये इस साइड पे आ जाएगा हमारा 1.7, ठीक है। यानी 18.3 माइनस 20, तो ये आ जाएगा आपका, ये
बहुत ही ऐसे, यानी यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये छोटा सा पॉइंट रहेगा 1.7, और फिर ये इसको धक्का दे के ऐसे ज़ीरो कर देगा, ठीक है। ये वाली वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ये जो छोटी वाली वैल्यू है ये वाली, ये क्या क्या होगा, आप इस 1.7 को डायरेक्ट इस 2 पे डिवाइड कर दें, तो आई थिंक दिस इज़ 0.85, 0.8, या आप इस तरह ये सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से भी कर सकते हैं, ठीक है, 18.3, और ये सिमिलैरिटी, इसको x ले लें, इसको l माइनस एक्स ले लें, या और ये 9.15 आ जाएगा, ठीक। अब शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है आपकी, ये ज़ीरो है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है आपने, 4.33 इंटू 10 कर दें तो वही 43 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये स्ट्रेट लाइन आएगी, क्योंकि ये हमारे पास है 0 डिग्री कर्व, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 डिग्री कर्व, ठीक है। ये 43 पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी प्लस में है तो ये प्लस में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि एरिया का वो भी प्लस है। अब यहाँ पे आप फाइंड आउट कर लेंगे और उसकी वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगी, ठीक है, वो आप डायरेक्ट इसको लिख दें 82.75, ठीक है, आप कैलकुलेट भी कर सकते। और यहाँ से भी चूँकि ये 1 डिग्री कर्व है तो ये 2 डिग्री कर्व हो गई, और ये कुछ इस तरह 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो सारी जो है वो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में। अब हम इसको देखते हैं उसमें ई टैब में, इसको मॉडल करते हैं। तो ई टैब में अब ये नहीं है कि हमने ये वाली डिस्प्लेसमेंट देनी है, ये वाली नहीं देनी हमने, ठीक है, हमने प्रोवाइड वही 1 इंच, 0.5 इंच और 2 इंच करनी है, वो अंदर ख़ुद ब खुद ही फिर वो कैलकुलेट करेगा, ठीक है। तो ओके व्यूअर्स, ये हम ई टैब हमने खोल लिया है। तो सबसे पहले आप के पास इस किस्म का एक फॉर्म आएगा, जिसमें आपने सबसे पहले ये यूनिट और कोड सेलेक्ट करने होते हैं, डिज़ाइन, ठीक है। हम डिज़ाइन कोड को नहीं सेलेक्ट कर रहे क्योंकि हम सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं और डिज़ाइन अभी नहीं कर रहे हैं। तो हमें सिर्फ यूनिट देखना है कि यूनिट यूएस लगाएं या एसआई यूनिट्स जो है वो सेलेक्ट करें। तो अगर हम अपना क्वेश्चन देखें तो ये फुट है, पाउंड है, इंचेस हैं, इनकी बातें हैं, तो इसका मतलब है कि हमें ये यूएस कस्टमरी यूनिट्स, ठीक है, ओके कर देंगे। अब हमने ग्रिड्स नंबर देने हैं और उसकी स्पेसिंग देनी है, तो वो हमारे पास ए बी सी और डी 4 ग्रिड्स हैं और उनके बीच में स्पेसिंग 10-10 फीट है, ठीक है। तो ये 4 तो ठीक है। वाई में हम एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वाई में हम 1 दे देंगे, ये 10 फीट दे देंगे। वाई की हमें कोई ज़रूरत नहीं है स्पेसिंग की, ठीक है, क्योंकि स्पेसिंग के लिए आपको कम से कम 2 ग्रिड्स का होना लाजमी है, तो ये नहीं लेगा इसको। यहाँ पे हम नंबर ऑफ़ स्टोरीज़ 1 कर देंगे। हाइट की हमें ज़रूरत नहीं है, हम बीम एनालिसिस कर रहे हैं ना कि फ्रेम की एनालिसिस कर रहे हैं। ओपन कर दें, यहाँ पे आपके पास 2 विंडो और एक ये मॉडल एक्सप्लोरर जो है वो ओपन हो जाएगा। इसमें सारे प्रोजेक्ट की डिटेल होती है, मटेरियल आपने कौन सा डिफ़ाइन किया है, क्रॉस सेक्शन, सारा कुछ, कोऑर्डिनेट, सब कुछ यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले ऐसे करें कि एक विंडो को क्लोज़ कर दें, एलिवेशन में आएँ यहाँ पे, और ये फर्स्ट एलिवेशन को हम सेलेक्ट कर देंगे। तो ये वो 12 फीट हाइट है, ये आपके पास 10-10 फुट की 3 स्पेसिंग आ गई है, ठीक है। यहाँ से हम एलिमेंट्स ड्रा करते हैं, कॉलम्स या बीम के एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ से ये कुछ ब्रेसेस हैं और ये 3 जो डिफरेंट हैं स्लैब्स, ये हम आगे जब बिल्डिंग की डिज़ाइन में करेंगे तो ये चीज़ें, ठीक है। यहाँ से ओपनिंग, स्लैब में कोई ओपनिंग हो तो यहाँ से वो ड्रा की जा सकती है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने काम करना होता है, मटेरियल को डिफ़ाइन करना होता है। इस मटेरियल को हम असाइन करते हैं, तो बेसिकली मटेरियल इज़ असाइन प्रॉपर्टी, ठीक है। और क्रॉस सेक्शन भी एक असाइन प्रॉपर्टी है, इसको हम फिर मेंबर लेवल पे असाइन करते हैं। तो बेसिकली हम मॉडल सिर्फ लेंथ को करते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये इसकी प्रॉपर्टी आ गई है, ए लेट बीम। अच्छा, यहाँ पे आप इसको बेशक ड्रॉ कर लें, आल दो कि हमारा बीम ये नहीं है। हमारा बीम क्या है, हमारा बीम तो ये है, एक तो ये कि वो कंक्रीट का बीम है,
जिसकी स्ट्रेंथ ये है, जिसकी मॉडुलस इलास्टिसिटी ये है, और जिसकी क्रॉस सेक्शन डायमेंशन 6/12 इंच है। तो हम यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है सेट डिस्प्ले ऑप्शन, इस पे आप ज़रा क्लिक करें और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट असाइनमेंट आए, क्योंकि फ्रेम सेक्शन है तो इसके सेक्शन को आप ओके कर दें। ये बेसिकली सेक्शन नाम आपको देगा कि ये कौन सा बीम है इस वक्त। तो ये है, तो ये हमारा बीम तो नहीं है और ना ये कंक्रीट है, ठीक है। आप ऐसे करें कि इसको रहने दें, ठीक है, ये सही है। इसको हम बाद में चेंज कर लेंगे। सबसे पहले हम मटेरियल असाइन करते हैं। ये जो C30 मटेरियल है, दिस इज़ बाय डिफ़ॉल्ट ए कंक्रीट मटेरियल, ठीक है। ये मटेरियल टाइप आपने यहाँ से कंक्रीट सेलेक्ट करनी है। अगर कंक्रीट है, स्टील है, एल्यूमिनियम है, अदर्स है, ये आप अपनी मर्ज़ी का दे सकते हैं, ठीक है। मैसनरी के भी हैं। तो कंक्रीट, यहाँ से आइसोट्रॉपिक और ऑर्थोट्रॉपिक दो मिलेंगे। तो आपने आइसोट्रॉपिक का मतलब ये है कि कंक्रीट की जो चाहे ये डायरेक्शन हो, चाहे ये डायरेक्शन हो, चाहे ये या कोई भी डायरेक्शन हो, किसी भी तमाम एक्सिस पे, यानी एक पॉइंट, एक मटेरियल है, ठीक है, उसके तमाम एक्सिस पर एक ही ये 3 किस्म का डेटा जो है, ये 4 डेटा जो है, ये मतलब इनकी वैल्यू एक ही होगी, कि यानी हर एक्सिस पर इनकी वैल्यू एक होगी, ठीक है। आप अब ये देखें, यहाँ पे अगर आप ऑर्थोट्रॉपिक सेलेक्ट करते हैं तो ऑर्थो का मतलब तो 90 डिग्री है। इसका मतलब है कि 3 डिफरेंट ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में आपने 3 डिफरेंट पॉइजन रेशो देनी है। ये आप एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं या किसी लिटरेचर रिव्यू रिसर्च पेपर से आप ले सकते हैं। इस तरह कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, शेयर मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये हम ये वाला नहीं करते, बल्कि आइसोट्रॉपिक करते हैं, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि देखें, यहाँ से आपका मटेरियल का जो है वो डेड लोड बनता है 150 क्यूबिक पाउंड पर क्यूबिक फीट, ये डेंसिटी है। क्रॉस सेक्शन तो इसके पास होता है, ये उसको मल्टीप्लाई, और लेंथ भी होती है इसके पास, ठीक है। तो जिस किस्म की भी इसको चाहिए होते हैं, पाउंड पर स्क्वायर फुट में, पाउंड पर क्यूबिक फीट में लोड चाहिए, पाउंड पर फिट में चाहिए, पाउंड में चाहिए, तो वो ये खुद ही कैलकुलेट कर लेता है डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब ये देखें, ये जो डेटा है मैकेनिकल प्रॉपर्टी डेटा, और एक है डिज़ाइन प्रॉपर्टी डेटा, ये डिज़ाइन में यूज़ होता है, ठीक है। एनालिसिस के लिए दो प्रॉपर्टी है, एक है लीनियर एनालिसिस जिसके लिए ये 4 चीज़ें यूज़ होती हैं, और एक है नॉन लीनियर। ये देखें, एडवांस मटेरियल प्रॉपर्टी, ये नॉन लीनियर मटेरियल डेटा है, ठीक है। ये आगे इसमें है IO, LS और CP, यानी इमीडिएट ऑक्यूपेंसी, LS लाइफ सेफ्टी, CP कोलैप्स प्रिवेंशन, ये इनके स्ट्रेंस क्राइटेरिया है, इसमें हम नहीं जा रहे, ये अपने आप में एक मतलब डिस्प्लेसमेंट बेस्ड डिज़ाइन और ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये हम कोई कोड है ASCE या फीमा के मुख्तलिफ कोड्स हैं, उनसे ये चीज़ें जो हैं वो लेते हैं, ठीक है। तो ये नॉन लीनियर एनालिसिस के लिए ये चीज़ें हैं, जबकि लीनियर एनालिसिस के लिए ये आपकी 4 चीज़ें हैं, ठीक है। उसमें भी फिर आइसोट्रॉपिक और ऑर्थोट्रॉपिक है। अब ये देखें, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये आपको पता है कि ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहाँ से आती है। ये जब आप कोई बार रखते हैं और उसको ऐसे टेंशन या कंप्रेस करते हैं, ठीक है, और उसकी कोई स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इस तरह, तो इसके इनिशियल पार्ट को हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, ठीक है। ये वैल्यू वो है, ये हमें ACI कोड ने दी है कि आप इसको ऐसे कर सकते हैं, इज ए फंक्शन ऑफ कंक्रीट स्ट्रेंथ। लेकिन FC आपने हमेशा PSI में जो है वो रखना है, नॉट इन KSI, ठीक है। अगर KSI में कन्वर्ट करना है तो होल डिवाइडेड बाय 1000 आप कर देंगे जी। दूसरी बात ये है कि ये शेयर मॉडुलस, ये होता क्या है, ठीक है। शेयर मॉडुलस क्या है, जिस तरह आपने किसी बार को स्ट्रेस स्ट्रेन कर, इसी तरह आप किसी बार पे जो है वो शेयर फोर्स लगाएंगे, मतलब शेयर फोर्स। अब इसकी जो V, ठीक है, इफ़ दिस इज़ ए शेयर स्ट्रेस, ठीक है, एंड दिस इज़ द गेमा इज द शेयर स्ट्रेन,
तो इसकी जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होगी तो उसके जो लीनियर पोर्शन होगा या हुक्स लॉ जहाँ तक उसके इसको जी कहते हैं, ठीक है। ये ई हो गया, ये जी हो गया। इसमें फोर्स कंप्रेसिव या टेंसाइल होंगी, ठीक है, और कोई एरिया होगा तो उस एरिया को डिवाइड, तो ये स्ट्रेस आ जाएगा इस तरह शेयर फोर्स से भी और उसके शेयर स्ट्रेन। तो ये इस कर्व से आती हैं, ठीक है। ये वैल्यू ये वाली वैल्यू जो है जी, ये आपने ये खुद ही कैलकुलेट करता है बेसिकली। जो जी है और ई और पॉइजन रेशो के बीच में एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग इक्वेशन है, दैट इज इक्वल टू ई इंटू टू 1+μ। ये म्यू क्या है, ये वाली वैल्यू है, या आप इसको यू कर दें, चलें यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये 0.2, तो आप इसको ज़रा इस वैल्यू को लें तो ये वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो ये इंटरनली खुद ही कैलकुलेट करता है, आप एक्सपेरिमेंटली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं, तो ये चीज़ें हो गई हैं सारी। तो दिस इज़ एनालिसिस, दिस इज़ डेड लोड यहाँ से जनरेट होता है, और ये वाली बेसिकली डिज़ाइन प्रॉपर्टी है, ये वाली, ये जो है ये डिज़ाइन प्रॉपर्टी है, ठीक है। यहाँ पे अब 4000 psi लिखा है, हमारी 3000 psi है। आल दो कि अभी हमें इस 3000 का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। बेशक इधर 4000 होता, लेकिन हम उसकी मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी चेक करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें डिज़ाइन में यूज़ हुआ। ये जो चीज़ आई है ये ऑन द बेसिस ऑफ 4000 आई है, जो यहाँ पे इन्होंने पहले जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइडेड थी, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हम यहाँ पे 47000 मल्टीप्लाई बाय स्टेरिक यानी SQRT। आपको मैंने कहा है ना कि ये आपके पास ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये एक कैलकुलेटर का भी काम करता है, ठीक है। तो इंटर कर दें, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब आप 2 या 3 डेसिमल प्लेसेस तक रखना चाहते हैं, वैक्यूम को मिटा दें। ये पॉइजन रेशो कंक्रीट की 0.2 है और स्टील की 0.3 होती है नॉर्मली, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास कंक्रीट का मटेरियल फॉर्म। ये मुख्तलिफ फॉर्म देगा, ये इंफॉर्मेशन लेके बस इसके ऊपर एनालिसिस कर देगा। इसको ओके कर दें। अच्छा, इस C30 का नाम भी हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसको हम कह देते हैं अपना कोई FC प्राइम इज इक्वल टू 3000 PSI, ठीक है। बस ऐसा नाम रखें जो आपको मतलब जिसके साथ आप यूज टू हों या आपको पता हो उस चीज़ का, ठीक है। ओके कर दें। सेक्शन में आए, मटेरियल प्रॉपर्टी, सॉरी सेक्शन। तो हमारा सेक्शन आपको मैंने बताया था कि 6/12 का है, ठीक है, 6/12 का है। अब हम यहाँ पे 6/12, ये कॉन बीम जो है बाय डिफ़ॉल्ट, इसको हम तो एक इसका नाम चेंज कर देंगे, B 6 इंच क्रॉस 12 इंच। एक तो ये बीम हो गया हमारा। अब देखें, इसको ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट मटेरियल असाइन है, अगर ये ना हो तो यहाँ पे ये सारे जो मटेरियल डिफ़ाइन थे वहाँ पे, तो इसमें आपने अपना वाला मटेरियल सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। ये कंक्रीट रेक्टेंगल है, ठीक है। डेप्थ इसकी हम कर देंगे 12 और विड्थ हम इसकी कर देंगे 6, ठीक है। और ये बीम तब होगा जब आप इसको रिइंफोर्समेंट में जाएंगे और ये बीम चेक करेंगे, ये PM2 M3 और ये M3 डिज़ाइन ओनली। अच्छा, अब ये देखें, इसका बड़ा मतलब है ये M3 डिज़ाइन ओनली। आपके पास किसी बीम में, ये देखें ये सेक्शन, ये आपके पास सेक्शन 2 है, तो ये वाला जो है, इसलिए हम देखें इसके अलोंग जो होगी वो तो शेयर फोर्स होगी ना, और इसके अलोंग बेसिकली आप इधर थंब रखें तो द कर्ल ऑफ द फिंगर विल, यानी अगर मैं इसको ड्रॉ करूं इस बीम को ऐसे, ये बेसिकली लेंथ है इसकी, ठीक है। तो ये 1 एक्सिस है, ये 1 एक्सिस, और ये वाला 2 है और 3 ये है बेसिकली। तो ये आपको ये 3 नज़र आ रहा है, ठीक है। तो एक्स हमें तो पता है बेंडिंग, तो बीम की बेंडिंग है इस एक्सिस के, लेकिन अगर इस एक्सिस के अबाउट हो, ऐसे क्रॉस ऐसे बेंड कर रहा हो, ऐसे साइड में बेंड कर रहा हो, यानी बीम ऐसे साइड में, तो ये आपको कहता है कि मैं ये, आप इसके यहाँ पे जाएं और ये ऑप्शंस में आपको हेल्प में मिलेंगे, तो ये आपको देगा कि ये हम इसमें एनालिसिस तो M2 और M3 में करते हैं बीम की, लेकिन हम डिज़ाइन सिर्फ M3 में करते हैं। M2 का डिज़ाइन जो है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो
ई टैब में आपने याद रखनी है, ठीक है। जबकि कॉलम ये PM2 M3 ये मतलब पूरी एक इंटरेक्शन कैपेसिटी कर्व वो सारा कुछ ये डिज़ाइन करता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई है। तो एक्सिस की भी आपको समझ आ गई है, इसलिए हम ये M33 चेक करते हैं और V22 चेक करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये V2 है ये 3। और ये जो ब्लू एक्सिस है ये बेसिकली ऐसे अगर आपका बीम गया हुआ है लेंथ वाइज, तो ये ब्लू एक्सिस ये 1 एक्सिस है, ठीक है। इसके अगेंस्ट टॉर्जन होती है, तो इसलिए आपको यहाँ पे ये जब आप यहाँ पे चेक करते हैं, अच्छा ये रन के बाद एक्टिव होगा। चलिए बहरहाल अब हमने हमारा पता नहीं हमने कैंसिल किया है इसको कि ओके कर दिया है। चलो चेक कर लेते हैं मटेरियल प्रॉपर्टी, हाँ 12/6 ठीक है, ओके ठीक है। ये चीज़ अब हमारे पास क्लियर हो गई है। अब हम ये जो मटेरियल हमारा हमने असाइन किया था, मटेरियल डिफ़ाइन किया और सेक्शन को असाइन कर दिया। अब हमने ये सेक्शन जो है वो इस लेंथ को असाइन करनी है बेसिकली, जो हमने मॉडल की है लेंथ, ठीक है। तो इन तमाम को सेलेक्ट कर देंगे, यहाँ पे असाइन में आ जाए। देखें असाइन में ये है फ्रेम और ये सेक्शन प्रॉपर्टी, इसमें ये जो आपने B6/12 किया है इसको असाइन कर दें, ठीक है, और ओके कर दें। अब ये आप देखें, ये इस पर राइट क्लिक करें, ये आपको बता दें कि सेक्शन प्रॉपर्टी ये है। और अब इस सेक्शन में वो 3000 और वो 5700 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो सारी चीज़ें इसमें पड़ी हुई हैं, ठीक है। आप ये ओके कर दें। अच्छा आप इसकी लेंथ को देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें और ये ज्योमेट्री में जाएं, ये आपको लेंथ बताएगा 10 फीट, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट की फॉर्म में बताएगा इंड 1 और इंड I J की, और ये बता देगा। अब हमारे क्वेश्चन में बकाया क्या है, देखें तमाम हिंज सपोर्ट हैं सिवाय एक के रोलर सपोर्ट है। अच्छा यहाँ पे अब हम कुछ जानबूझ के भी कुछ गलतियाँ करेंगे ताकि आपको इस चीज़ की समझ आ जाए। मैं यहाँ पे तमाम हिंज सपोर्ट दे रहा हूँ, ठीक है, जो कि ये बाद में एक एरर देगा, आल दो ये एक एरर देगा, ठीक है। लेकिन हम और इस तरह करते हैं, उस एरर को हम आखिर में रिमूव करेंगे, लेकिन उस एरर के बगैर हम देखेंगे कि क्या ये एरर हम जिस लेवल की एनालिसिस कर रहे हैं क्या उसके लिए कोई मतलब ख़तरे वाली बात है, मतलब कंक्लूड करना चाहिए या इग्नोर करना चाहिए। तो इसमें अगर हम इग्नोर भी कर दें उस एरर को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बाकी में आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब हम इसके ऊपर अपना लोड और डिस्प्लेसमेंट डाल देंगे। ये BC और CD के ऊपर हम 2 के पर फुट, सपोर्ट B 1 इंच, सपोर्ट C 0.5 और सपोर्ट D 2 इंच सेटलमेंट, ये लोड्स हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये वाला सेलेक्ट कर देते हैं और ये, और इसको असाइन कर देंगे हम एक फ्रेम लोड, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और उसको हम लाइव लोड में असाइन कर देंगे। एंड वैल्यू क्या है उसकी 2 के पर फिट, 2 के पर फिट हो गई, ठीक है। ये अब जो सपोर्ट सेटलमेंट है ये 1 इंच है, ये 5 इंच है और ये 2 इंच। अब इसकी नेचर ही अलग है, तो क्यों ना हम एक जाके डिफ़ाइन में एक लोड पैटर्न को डिफ़ाइन कर दें। ये डेड और लाइव लोड पहले से डिफ़ाइंड होती हैं, तो हम यहाँ पे सेटलमेंट का एक, ठीक है, और उसके ऑर्डर कर देंगे, ठीक है। अच्छा अक्सर यहाँ पे हमसे कुछ गलती हो जाती है, लेट सपोज लाइव आपने इसको रख दिया और आपने इसको ऐड कर, अब इस तरह काफ़ी सारे आपने किए हैं, तो स्टूडेंट क्या करते हैं वो इसको डिलीट करने लग जाते हैं। तो डिलीट मत करें, बल्कि इसको सेलेक्ट करें और आप कहते हैं कि मैंने इसके टाइप को चेंज करना है तो ऑर्डर कर दें। लेकिन अब ओके नहीं करना, अब आपने मॉडिफाई लोड करना है। जब तक आपके सामने ये लिखा हुआ ऑर्डर नहीं आएगा तब आप ओके करें, ठीक है। ये हो गया। अब हम एक एक को, ये हो गया सेलेक्ट, यहाँ हमें 1 इंच सेटलमेंट देनी है, किसके, जॉइंट लोड इन ए फॉर्म ऑफ ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे आप सेटलमेंट के केस में जाएं और जी के अबाउट आप इसको ट्रांसलेशन दे दें -1 इंच, ठीक है, ओके कर दें।
अब ये जानबूझ के मैंने ओके किया है, आल तो यहाँ पे आपको ओके नहीं करना चाहिए था, लेकिन देखें अब मुश्किल है, अब वो फॉर्म दोबारा चला गया है। अब आपको वापस जाना पड़ेगा, तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट दें, सेटलमेंट दें, अब इसी को आप -0.5 कर दें और ओके का बजाय जस्ट अप्लाई कर दें, ठीक है, तो वो अप्लाई हो जाएगा। अब ये वाला आप सेलेक्ट कर दें और यहाँ पे आके आप 2 दे दें, ठीक है, ओके हो गया, ये 2 इंच हो गया। अब आलमोस्ट हमारा सब कुछ रेडी है, लोड भी लग गया है, ठीक है। वो लोड यहाँ पे लगा हुआ है, एक तो ये कि वो नज़र नहीं आ रहा, वो आप दो तरीक़ों से चेक कर सकते हैं। एक, इसके ऊपर राइट क्लिक करें और ये लोड में जाएं, तो ये आपको बता रहा है, देखें किस पैटर्न में है। लाइव लोड में हमने 2 किप पर फुट, किस डायरेक्शन में, ग्रेविटी डायरेक्शन में, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। या आप ये लाइव लोड जो है वो यहाँ से भी ये यहाँ ये वाला देखें, ये क्या है, डिस्प्ले फ्रेम लोड असाइनमेंट, कौन सा लोड आप देखना चाह रहे हैं, लाइव लोड, ओके कर दें, तो ये लाइव लोड लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम इसको सेव करेंगे, आप इसको सेव करें, कहीं पे भी आप इसको कोई भी नाम दे दें, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे एक नाम दे देता हूँ, यहाँ पे एक फ़ोल्डर मैं बना दूँगा, यहाँ पे फ़ोल्डर, और उसको ई टैप का नाम दे दूँगा, ठीक है। इसके अंदर जाके इसको सेटलमेंट बीम का कोई भी आप नाम दे सकते हैं, ठीक। यहाँ पे ये सेव हो जाएगा। चलिए तब तक मैं ये जो है वो स्क्रीन जो है वो क्लियर कर लूँ। अच्छा, अब ये जो है वो थोड़ी देर में हमें डिफ्लेक्टेड शेप दे देगा। अच्छा, ये देखें, अब आपको मैंने कहा था ना, ये हमारे पास एक एरर आया है, ये उस वजह से आया है कि आपके देखें ये कहता है कि हैज़ नो अनरिस्ट्रेंड मास, ठीक है, सब हमने रिस्ट्रेंड किया हुआ है, लेकिन अब ये आइगन मोड और ये किसी और चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, जिस लेवल पे हम लगे हुए हैं उसके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम इसी तरह से। लेकिन इसमें एक और गलती भी है, वो ये है कि लाइव लोड जो है वो लाइव में पड़ा है और जो सेटलमेंट है वो किस चीज़ में पड़ी हुई है, सेटलमेंट में। तो अगर हम डिफॉर्म शेप देखना चाहते हैं तो हम तो केसेस के लिए इसने रन किया, या तो डेट का देख सकते हैं या सेटलमेंट का। तो मैनुअली तो हमने जो इसको सॉल्व किया है वो तो इकट्ठे लेके किया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इनको कर देंगे, डिफाइन में जाके आप लोड कम्बिनेशन में जाते हैं और एक कंबाइन लोड को कर देते हैं, और दो लोड हमने कंबाइन करने हैं। कौन कौन से, एक वो जो लाइव वाला है जिसमें आपने 2 के पर फुट डाला है, और एक वो सेटलमेंट में आपने सारे लोड डाले हुए हैं, तो ये ओके कर दें। और इसका नाम जो है कॉम्बो 1, अब हम जो भी रिज़ल्ट चेक करेंगे वो अगेंस्ट कॉम्बो 1 के चेक करेंगे, ठीक है। स्केल फैक्टर 1 दे दें आप, इस पर भी स्केल फैक्टर आपके रियल में अलग होते हैं, 1.2, 1.6 और 0.9 डी अर्थक्वेक में, और मुख्तलिफ सारी चीज़ें। तो ये चीज़ हो जाएगी। अब आप इसको रन करें, तो सेव तो ये ऑलरेडी हो चुका है, तो ये जस्ट रन हो जाएगा। अब हमने इसको असाइन, अब ये वही एरर है सपोर्ट्स की वजह से, हमने सबसे पहले जाके डिफॉर्मेशंस देखी हैं, और अगेंस्ट कॉम्बो ये देखें केसेस के लिए हैं, कॉम्बो के लिए है ये मोड नहीं आ रहा क्योंकि वो प्रॉब्लम है उसमें। यहाँ पे आप वो कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे रखता हूँ मैं, तो यहाँ पे ये जो आर वाई है, आपको ये चीज़ जो मिल रही है, ठीक है, यहाँ पे आपको एक आर वाई मिलेगा, ठीक है। आप, मैं इस पर ज़रा क्लिक करता हूँ, ये बेसिकली रोटेशन है, ये 0.012। अब हमने क्या निकाली है इसको, मैनुअली हमने इसकी जो निकाली है वो 0.012, तो ये ऑलरेडी अप्रॉक्सीमेटली ये मैच हो गई है, देखें 0.012, ठीक है, ये आर वाई है।
यहाँ पे क्या है RY 0.0007 यानी 0.03007। यहाँ पे हमारे पास क्या है 0.0006 रेडियन, ये हमने मैनुअली निकाली थी, ठीक है। दूसरा क्या है या तीसरा 0.0023, यहाँ हमने मैनुअली क्या निकाली है 0.0022, तो ऑलमोस्ट दैट इज़ ओके। यहाँ पे क्या है रोटेशंस 0.0152, 0.0152, यहाँ पे हमने मैनुअली क्या निकाली है 0.0154 यानी 0.0, ठीक है, 2 का फ़र्क आ रहा है। अब ये हमारी हो गई मैनुअल के साथ सेटिस्फाइड। ये चीज़ रह गई है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं, फिर बाकी सारी शेयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट भी आप चेक कर सकते हैं। वो भी हमने कॉम्बो 1 के अगेंस्ट देखनी है और हमें वैल्यू भी दिखा दो आप। तो ये थोड़ी सी डायग्राम उल्टी बन गई है, यहाँ से आएँ और मूवमेंट डायग्राम ऑन टेंशन साइड कर दें। तो ये देखें ऑलमोस्ट 42.4 है ये, और ये 81.7 है, ठीक है। तो 43.3 और ये 82.74 और यहाँ पे है 81.7। तो दिस इज़ ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट्स, ठीक है। हम यहाँ पे ये जो हमने निकाले थे रिएक्शन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रही है ये कॉम्बो के अगेंस्ट और FG, तो ये देखें 4.24, हमारा क्या है 4.33, ठीक है। दिस इज 6.66 तो 6.93 है, और ये 40.9 है, इधर 40.58 है। दिस इज़ 1.83 है, हमारा जो है वो 1.7 है, ठीक है। बाकी आप इसकी शेयर फोर्स भी चेक कर सकते हैं और बेंडिंग मोमेंट भी, मुख्तलिफ सारी चीज़ें आप इसकी चेक कर सकते हैं। शेयर 2, ये देखें आपको मैंने बताया था ना कि ये M22 है, M33, लेकिन M11 नहीं है, वो बेसिकली टॉर्जन है। और शेयर 2 है, शेयर 3, तो दूसरी जो है वो शेयर जो है वो बेसिकली एक्सियल है, ठीक है, वो 1 ये बेसिकली अगर आप इसको कहें ना ये शेयर 1 है, तो शेयर 1 तो होता नहीं है, वो तो एक्सियल फोर्स होती है, ठीक है, क्योंकि वो एरिया तो उस फोर्स के परपेंडिकुलर हो जाता है, शेयर में एरिया पैरेलल हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आ गई हैं, दैट इज़ ओके। तो ये ऑलमोस्ट हमारा जो है वो शेयर फोर्स डायग्राम भी ओके हो गई है। अच्छा, अब ये जो देखिए हमने इसमें एरर को रखा है ना, वो सारे सपोर्ट जो फिक्स हैं, तो कोई फ़र्क नहीं है, इसका मतलब है हमारे लेवल में ये कोई नहीं है। अब ये एरर कैसे करेंगे, तो एक तो ये है कि आप इसको यहाँ पे वो असाइन कर देंगे रिस्ट्रेन रोलर, लेकिन अब भी ये मस्ती करेगा, अब भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, अब भी शायद ये एरर हमें दे और देगा, क्योंकि वो 3 डिग्री और 2 डिग्री का प्रॉब्लम है, 2D और 3D का, ठीक है। तो ये एक और प्रॉब्लम आ गया। अब यहाँ पे जाते हैं पक्का रखे, वापस हम करते हैं ये एनालिसिस में आते हैं और सेट एक्टिव डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ये XY प्लेन 2D एनालिसिस। अब आप देखें और जाएं, इसके रिज़ल्ट्स में वही रिज़ल्ट्स होंगे जो हमने एरर के साथ किए थे, ठीक है। अब ये कोई एरर नहीं दे रहा, नाउ द एनालिसिस इज़ कंप्लीट, ठीक है। आप जाएं, वैसे एक बीच में हम एक चीज़ चेक कर लेंगे, ये हमें पता है ये 0.002 था, तो ये वही 0.012 था, ये 0.007 यही था, 0.0023 ये भी था, 0.0152, तो दैट इज़ ओके, ठीक है। और वही शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप चेक कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर, so thank you and Allah Hafiz.